जागकर निकाल दी कई रातें मैंने, कमबख्त ये हवा क्यों शांत सी निकली। मैंने भी बदल लिया ढंग फिर एक रोज जीने का, के जालिम मैंने भी बदल लिया ढंग फिर एक रोज जीने का। तब वो दिल की तमन्ना तूफान सी निकली, तूफान सी निकली। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त और होस्ट यानी डार्क सोल, और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 24वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीब 8 घंटे की न्यूरो सर्जरी के बाद 4 डॉक्टर्स की टीम ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। माया, कबीर और सबीर ने एक साथ डॉक्टर से सवाल करते हुए कहा, कैप्टन तेज, सर्जरी कैसी रही? वेल, सर्जरी तो सक्सेसफुल रही है, लेकिन अभी भी कन्ना राणा की हालत स्टेबल नहीं है। 36 आवर्स अभी भी बहुत मुश्किल और क्रिटिकल है उनके लिए, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि होश आने के बाद भी उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हुई हो। मैं कुछ समझा नहीं कैप्टन तेज, आप क्या कहना चाहते हैं? कबीर ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उनसे ये बात कही। लेफ्टिनेंट कर्नल राठी, मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि होश में आने के बाद कर्नल राणा देख ना पाए, सुन ना पाए, या उनकी मेमोरी लॉस हुई हो, या फिर वो मेंटली स्टेबल ना हो। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी यू जस्ट ट्रस्ट इन महादेव, दे ऑलवेज लिसन वार्मिंग प्रेयर्स एंड हेल्प टू गुड सोल्स। मैं सिर्फ एक बार प्रधान को मिल सकती हूँ क्या डॉक्टर, प्लीज? नहीं मिसिस कन्ना राणा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप अभी कन्ना राणा से मिलने गई तो इन्फेक्शन का इशू हो सकता है, और है भी न्यूरो सर्जरी। हम कन्ना राणा को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें आईसीयू के बाहर से देख सकती हैं। और डॉक्टर्स की टीम इतना बोलकर वहां से चली गई। माया, टेंशन मत लो, वरदान को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। जाओ तुम सबीर के साथ घर चली जाओ, मैं हूँ यहाँ वरदान के पास। नहीं भैया, मैं यहाँ से वरदान को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हम साथ में जाएंगे, चाहे वो सफर फिर जिस मर्जी मंजिल का हो। माया, जिद मत करो, वरदान को जब पता चलेगा तो वो मुझे मार देगा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? प्लीज माया, और मैं फिर घर पर भी क्या कहूँगा? कहाँ रह गई हो तुम? अभी तक बड़ी माँ और बड़े पापा ने पूरा घर सर पर उठा लिया होगा तुम्हारे ना मिलने पर, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको उनके बेटे की ऐसी हालत के बारे में बता पाऊँ। डोंट वरी डैड, मैंने दादू और दादी को इन्फॉर्म कर दिया था कि माया को बड़े पापा अपने साथ ले गए हैं कहीं किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें सच बता पाता, इसीलिए झूठ ही बोल दिया। तू तो अपना मुंह बंद रख सबीर, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही जिद की थी ना डैड, बड़े पापा के साथ आपकी जगह मैं जाऊंगा। काश कि मैंने तेरी बात ना मानी होती, काश के वरदान ने तेरी बात ना मानी होती, तो आज मुझे मेरे भाई को इस हालत में ना देखना पड़ता। आई एम सॉरी डैड, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, वरना मैं बड़े पापा के आगे ही आ जाता। प्लीज भाई, आप सबीर को कुछ मत बोलिए। घर में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब वरदान से बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें कोई तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, तकलीफ देने के बारे में सोच तक भी नहीं सकता है। और मैं मम्मा से बात कर लूंगी, लेकिन जब तक वरदान ही आए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है माया, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार वरदान को होश आ जाए, उसके बाद। माया, तुम पागल हो, कुछ खाओगे नहीं तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। मैं जानता हूँ कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि तुमसे नहीं खाया जाएगा, लेकिन अपने लिए ना सही वरदान के लिए खा लो। जब वो होश में आएगा तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर फिर गुस्सा करेगा और चिढ़ाएगा भी तुम्हें। फिर मत कहना कि कबीर भैया देखो वरदान तंग कर रहा है। ये बात बोलते बोलते कबीर रुक गया और उसकी आंखें भर आई। 36 घंटे बाद नर्स आईसीयू से भागती हुई बाहर आई। डॉक्टर, डॉक्टर! माया और कबीर आईसीयू के बाहर बनी बेंच पर ही बैठे हुए थे कि अचानक नर्स की आवाज सुनकर सहम गए। क्या है दीप्ति, इतना शोर क्यों मचा रही हो? कैप्टन तेज, जल्दी चलिए, कर्नल राणा के दिल की धड़कनें चलना बंद हो गई हैं। व्हाट? ये क्या बोल रही हो दीप्ति? जल्दी चलो।
नर्स की बात सुनकर तो माया की धड़कनों ने माया का साथ ही छोड़ दिया। माया, माया संभालो खुद को। कैप्टन तेज गए हैं ना अंदर, कुछ नहीं होगा वरदान को, हिम्मत रखो बस। कबीर भैया आप प्लीज इन्हें बोलिए ना, मुझे एक बार अंदर जाने दे, सिर्फ एक बार। माया ये अंदर नहीं जाने देंगे, और डॉक्टर गए तो हैं अंदर। करीब 1 घंटे बाद कैप्टन तेज आईसीयू से बाहर आ गए। डॉक्टर, क्या हुआ वरदान को? बस एक बार बोल दीजिए कि उन्हें 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 कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। एक बार बोल दीजिए ना प्लीज डॉक्टर। हाँ मिसेस कर्नल राणा ठीक है। नहीं डॉक्टर, बस एक बार बोल दीजिए कि वरदान को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज एक बार बोल दीजिए ना। मिसेस कन्नराना प्लीज होश में आइए। कन्नराना बिल्कुल ठीक है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट यू मीट हिम सून, सो जस्ट रिलैक्स। And congratulations, Lieutenant Kannarati. Your brother is get well soon. Thank you, Thank doctor. you so Thank much, you so doctor. much. माया और कबीर दोनों ने एक साथ कैप्टन तेज को थैंक यू बोलते हुए उनसे ये बात कही। कैप्टन तेज, क्या हम अभी वरदान को मिल सकते हैं? मिल सकते हो, पर एक एक करके। और प्लीज आप फ्रेश होकर उनसे मिलना, वरना इन्फेक्शन का डर रहेगा। डोंट वरी डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। कबीर की बात सुनकर कैप्टन तेज वहां से चला गया। जाओ माया, सबसे पहले तुम्हें वरदान से मिलना, हम बाद में वरदान से मिल लेंगे, लेकिन उससे पहले जाओ और जाकर वरदान के रूम में फ्रेश हो जाओ। मैं सबीर को बोल देता हूँ कि वरदान का क्वार्टर रूम ओपन करवा दे। थैंक यू भैया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत ही डाल दिया हो। अब शरीर में भी एक नई जान सी आ गई है। जब सबीर माया को लेकर वरदान के क्वार्टर रूम में आया तो पूरे कमरे में माया ने चारों तरफ नजर घुमाई। माया, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। माया ने कमरे को देखते हुए सबीर को जवाब दिया, ठीक है। रूम में हर चीज अपनी जगह सटीकता से रखी हुई थी। रूम में एक बेड था, उससे थोड़ी दूरी पर ड्रेसिंग टेबल, जहां हमेशा की तरह इस ड्रेसिंग टेबल पर भी कई क्लोन्स का कलेक्शन पड़ा था। साइड पर एक छोटा सा स्टडी टेबल था, जहां पर कम से कम 8 नॉवेल्स रखे हुए थे। बेड के ठीक ऊपर एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था, जिसमें वरदान और कबीर दोनों कमांडो यूनिफॉर्म में थे। ये तस्वीर पहाड़ों से कई हजारों फीट ऊंचाई पर ली गई थी। हालांकि ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी दोनों भाई बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं। जब माया ने और नजर घुमाकर देखा तो सामने साइड पर एक बालकनी बनी हुई थी, जिसके एक तरफ पूरी मिलिट्री ग्राउंड और दूसरी तरफ देहरादून की घाटियां नजर आती थी। बालकनी में एक टेबल और 2 चेयर्स पड़ी हैं और अंदर की तरफ एक कबर्ड है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कर्नल राणा। काफी देर वरदान की चीजों को निहारने के बाद माया वॉशरूम चली गई। फिर फ्रेश होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। वहां से वरदान का एक क्लोन उठाकर माया ने खुद पर लगा लिया और वरदान के कॉम से अपने बालों को संवार कर जल्दी ही रेडी हो गई। थोड़ी देर बाद सबीर भी आ गया और दोनों एकेडमी के अंदर बने हॉस्पिटल में चले गए। जाओ माया, वरदान से मिल लो, अब उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ओके भाई, थैंक यू। माया भागकर रूम के अंदर चली गई, जहां वरदान था। वरदान की आंखें बंद थी, मगर माया की नजरें तो बस वरदान पर ही ठहरी थी। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी और वरदान के पास आकर बैठ गई और न जाने उसे कितनी देर तक यूं ही निहारती रही। माया ने अपना हाथ होली से वरदान के हाथ पर रख दिया। मुझे पता था वरदान कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एक बहुत लंबा सफर तय करना है हमने एक साथ, और तुम उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हो जो बीच रास्ते हाथ छुड़ाकर चला जाए, है ना? और माया की बातें सुनकर वरदान की आंखें खुल गई। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? और कबीर कहाँ है? मैं कौन हूँ? ये कैसा सवाल है वरदान? मैं माया। हाँ सॉरी मिस, लेकिन आप है कौन? कबीर, कबीर, एक मिनट, मैं बुला देती हूँ। माया ने वरदान के सामने खुद को संभालते हुए वरदान से ये बात कही और फौरन रूम से बाहर निकल गई। और बाहर आते ही माया की आंखों से आंसू छलक उठे। क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? अंदर सब ठीक है ना? वरदान ठीक है ना?
हाँ भाई, आप जाकर अंदर वरदान से एक बार मिल लो, वो आपको बुला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या माया, अब क्यों रो रही हो? कुछ नहीं भाई, आप जाओ और वरदान का अच्छे से ध्यान रखना। मैं कैप्टन तेज को भी अंदर भेज देती हूँ, शायद उन्होंने अभी तक वरदान से बात नहीं की। अच्छा ठीक है माया। और कबीर रूम के अंदर चला गया। कैसा है वरदान? अभी तक तो जिंदा हूँ, डोंट वरी, मरा नहीं हूँ। कबीर ने वरदान के पास रखे स्टूल को खींचकर उस पर बैठते हुए वरदान के अंदाज में उसे जवाब दिया। तू मरेगा भी कैसे साले? हजारों टेररिस्ट की बद्दुआएं लगी हैं तुझे। तेरी टिकट तो ऊपर वाला भी काट काट के थक चुका है। वैसे एक बात तो बता, साले तेरा मूड नहीं बनता ऊपर जाने का, या बीच रास्ते तुझे सारे काम याद आ जाते हैं जो तू फुल की टिकट में हाफ की वापसी करता है? पता है मुझे, तू कब से बेकरार बैठा मेरी फुल की टिकट के लिए। लेकिन साले, तेरे अरमान पूरे होने में ना अभी बहुत वक्त है। इसीलिए जाकर जो मेरी हाफ की टिकट बची है ना, उसे मेरे किसी और दुश्मन के नाम कर दे। किसी बेचारे गरीब का भला ही हो। कबीर ने वरदान की एक टांग उठाकर दूसरी तरफ फेंकते हुए बेड पर जगह बनाई और उस पर लेट गया। साले पड़ा तू हॉस्पिटल में है और तेरा एटीट्यूड देख के ऐसे लगता है जैसे किसी थिएटर की मूवी का हीरो बाहर निकला हो। हॉस्पिटल में हूँ, किसी शौक सभा में नहीं। और सुन, जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी दिला, वरना अगले 24 घंटे में मैं खुद यहाँ से फरार हो जाऊंगा। फिर मत कहना कि तुझे बताया नहीं था। अबे रेस्ट कर ले, न्यूरो सर्जरी हुई है, माता की चौंकी नहीं जो 24 घंटे में फरार हो जाएगा। एक तो पहले से स्क्रू ढीले हैं तेरे दिमाग के, जो 4-5 बचे हैं ना, वो भी हाथ से जाएंगे। जैसे ही कैप्टन तेज दरवाजा खोलकर अंदर आया, कबीर एक झटके से बेड से उठ गया। कबीर को बेड पर लेटा देख कैप्टन तेज ने कहा, लगता है सर आपको भी बेड की जरूरत है, कहो तो कन्ना राणा के साथ लगा दूं? हाँ क्यों नहीं डॉक्टर, इसे तो मुझसे भी ज्यादा जरूरत है इस बेड की। आप एक काम करिए, अगर बेड की शॉर्टेज है तो मुझे डिस्चार्ज दीजिए और इसे एडमिट कर ले। वरदान को बोलते बोलते ही बीच में खांसी का ठसका लग गया। अरे कन्ना राणा आराम से, अभी आपका इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते से पहले आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलने वाली, और बाकी सब तो आपकी रिकवरी स्टेज पे डिपेंड करता है। अभी तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट चल रही है, इसकी कोई खास वजह? वरदान ने भी कैप्टन तेज की बात का जवाब मुस्कुरा कर देते हुए कहा, यंग ब्लड डॉक्टर, वो क्या है ना, एक सेना का जवान हमेशा जवान ही रहता है, और ये तो सबको पता है कि सबसे जल्दी रिकवरी एक जवान ही करता है। ओके कन्ना राणा, आपकी बात सही है, मैं चलता हूँ, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। और इसके बाद कैप्टन तेज रूम से बाहर निकल गए। डॉक्टर के जाते ही कबीर ने फिर बेड पर अपने लिए जगह बना ली और बेड पर लेट गया। क्या बोल रहा था तू? 24 घंटों में यहाँ से फरार हो जाएगा? अबे हिल के तो दिखा। कबीर ने वरदान के पास पड़े फ्रूट बकेट से एप्पल निकालकर खाते हुए वरदान से ये बात कही। माया कब से कबीर और वरदान को रूम के बाहर से देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। कबीरे सुनना। क्या है वरदान, 2 मिनट चैन से खाने तो दे, आगे तेरे चक्कर में 4 दिन नहीं सोया मैं। अबे कुत्ते, खाना छोड़ और जाकर उस मानो बिल्ली को बोल के दरवाजे के बाहर खड़ी ना रहे, अंदर आ जाए या कहीं बैठ जाए, वरना चक्कर खाकर गिर जाएगी। ओ हाँ याद आया, तूने माया को ऐसा क्या बोला बे जो वो रोते हुए रूम के बाहर आई? तेरा सर, जो पहले बोला वो कर। और कबीर फटाक से बेड से उठा और माया का हाथ पकड़कर माया को अंदर ले आया। फिर कबीर ने फ्रूट बकेट से दूसरा एप्पल उठाते हुए वरदान से कहा, ले अब बोल जो बोलना है। क्या बोल रहा था तू? अबे साले, खुद ही सारे फ्रूट्स खा जाएगा या इसके लिए भी कुछ छोड़ेगा? एक तो पहले से ही सूख कर कांटा थी, इसे हवा का झोंका भी उड़ा ले जाए, और अब तो ऐसा लगता है मेरी फूंक से भी उड़ जाएगी ये। वरदान, मैं याद हूँ तुम्हें, मैं कौन हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे कमरे में रहने वाली पहली जानवर हो, मानो बिल्ली। वरदान ने ये बात बड़ी ही शरारती मुस्कुराहट के साथ माया से कही। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ कहा वरदान, कि तुम मुझे भूल गए? अरे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें भूल गया? मैंने तो तुमसे कहा कि तुम कौन हो, माया ने बड़ी ही गुस्से से चिढ़ते हुए कहा। हाँ तो बात तो एक ही हुई ना वरदान। नहीं माया, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और उनके बाहर भाग गई। मैंने पूछा था कि तुम कौन हो,
तुम्हारी शक्ल देखो क्या हो गई है। ना तो तुम सोई हो, ना ही कुछ खाया है। तुम तो मुझे पहचान में ही नहीं आ रही हो मानो बिल्ली। और इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह पाता तुम रूम के बाहर भाग गई और फिर अंदर भी नहीं आई। वरदान! माया ने वरदान की बाजू पर हल्की सी चुंबक लगाते हुए कहा, एक नंबर के पखंडी हो तुम। मेरी जान निकल गई और तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा था। कभी तो सीरियस हो जाया करो वरदान। वरदान ने माया की बात का जवाब बड़ी ही गंभीरता और बड़ी ही नरमी अंदाज में दिया। अरे माया, कुछ घंटों पहले तक तो सीरियस ही था। मौत से इतनी बार आमना सामना हुआ है कि अब उसका खौफ भी सीने में नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी जिंदगी सीरियस होकर ही निकाल दी। कभी ये सोचा ही नहीं कि किसी रोज जिंदगी सीरियस हुई तो मैं उसके साथ मजाक कैसे करूँगा। कबीर बड़ी ही गंभीरता से माया और वरदान की कन्वर्सेशन सुन रहा था और साथ में एप्पल भी खा रहा था। जैसे वरदान की नज़र कबीर पर पड़ी तो वरदान बोलते बोलते रुक गया। कबीर ने अपनी आंखें एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या शर्म कर कुछ, यहाँ लेटा लेटा फ्रूट ठूस रहा है। साले बोला था ना मेरे पीछे से ध्यान रखना माया का। और इसे देख कर ऐसा लगता तूने खाना तक भी नहीं दिया इसे। अबे चलो, तेरी तरह ही है ये, एकदम ढीठ। बोला था मैंने इसे, ओ मेरी माँ, कुछ नहीं होगा साले को, पखंडी है एक नंबर का, तू कुछ खा ले। लेकिन नहीं, इसे भी तेरी याद में देवदास बनना था, तो मैं क्या करूं। और तूने बोला था तेरे पीछे से इसका ध्यान रखूं। अब तू सामने है ना, तो खुद रख ले इसका ध्यान, और ये रख लेगी तेरा ध्यान। मैं जरा साक्षी को कॉल करके आता हूँ। तेरे चक्कर में साले मैंने अपनी बीवी से पूरे 4 दिन बात नहीं की। और कबीर अपनी पॉकेट से फोन को निकालता हुआ रूम से बाहर निकल गया। हाँ तो जब दफा हो जोरू के गुलाम, दोबारा अंदर आया तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। और तुम, एक बार में कही बात तुम्हें समझ में नहीं आती। कबीर ने जब बोला था तो फिर क्यों जिद कर रही थी। वो बात तो बाद में भी हो जाएगी वरदान, पहले ये बताओ, आप दोनों एक दूसरे को अब्यूज करते हो। नहीं तो मैं नहीं करता, ये कबीर करता है बस कभी कभी। झूठ मत बोलो वरदान, मैंने अपने कानों से दोनों की कन्वर्सेशन सुनी है। हाँ तो क्या हो गया, माया सब करते हैं और हम कोई गुंडों के जैसे गंदे तरीके से अब्यूज नहीं करते, बल्कि हमारे बीच हल्का फुल्का मजाक चलता है, दैट्स इट। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ ये क्लोन मेरा लगाया है ना तुमने। वरदान, हजारों की कलेक्शन में आपके पास डिफरेंट से डिफरेंट क्लोन पड़े हैं, मगर मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त को। कुछ सेकंड्स में ही पहचान लिया कि ये आपके क्लोन कलेक्शन में से एक है। अगर परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊं बड़े पापा। सबीर ने रूम को नॉक करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सबीर, अंदर आ जाओ। बड़े पापा, मैं बता नहीं सकता आपको सही सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अच्छा, तेरे बाप को तो बड़ा दुख है कि मैंने इस बार भी फुल की टिकट में हाफ की वापसी ली है। मैं आप दोनों भाइयों के बीच में कुछ नहीं बोल सकता बड़े पापा। आप दोनों का क्या है, कल दोनों एक टीम में होकर मुझे पीट दोगे। काफी समझदार है वैसे तू भी। क्या करूं बड़े पापा, आप दोनों पर ही तो गया हूँ। सबीर और वरदान की बातें सुनकर माया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वैसे सॉरी बड़े पापा, आपको मेरी वजह से। ओए सुन, जो अभी अभी बाहर गया है ना यहाँ से, वो तेरा बाप बाद में, मैं पहले हूँ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रहते कोई मेरे बेटे को हाथ लगा जाए। और तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, समझा। अगर तेरी जगह कोई और भी होता ना, तब भी मैं ऐसा ही करता। और चल जा, अब जाकर रेस्ट कर ले तू भी थोड़ी देर। सबीर के जाने के बाद माया और वरदान दोनों अकेले रूम में थे। माया वरदान की आंखों में देख रही थी या शायद अपने लिए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि काना, इन इश्क की महफिलों में हम पर अजीब जुल्म ढाया गया। हमसे मोहब्बत भी बेइंतहा की गई और हमें इकरार इश्क के काबिल भी ना पाया गया। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मुबारक हो हमारा जांबाज और होनहार वरदान। बिल्कुल ठीक है। और आप सबके साथ और प्यार के लिए शुक्रिया दोस्तों। लेकिन आज मेरे दिल में एक बात थी तो सोचा आज ही कह दूं। डियर फ्रेंड्स, ये नहीं है कि मैं कोई गुस्सा कर रही हूँ या शिकायत कर रही हूँ, मगर जो लोग भी ये स्टोरी सुन रहे हैं या कमेंट्स नहीं देते या लाइक नहीं देते, तो उन सबको बताना चाहूँगी कि हम राइटर्स हैं, हम लिखते भी हैं और स्टोरीज भी रिकॉर्ड करते हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो अगर हम आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में आपका एक लाइक और कमेंट तो डिज़र्व करते ही हैं। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जब भी आप स्टोरी सुने तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जाने से पहले आप सबसे एक सवाल है, वरदान का तकिया कलाम क्या है? हालाँकि वो शुरू-शुरू में बहुत यूज़ करता था उसे, और यूजुअली जब उसे गुस्सा आता है तभी वो अपना ये कॉपीराइट डायलॉग बोलता है। तो अगर किसी को भी याद हो जेन्युइनली तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना टाइप करके ज़रूर बताना। और हाँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।